वेलकम बैक टू आवर चैनल। और आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं अपना टॉपिक फंड फ्लो स्टेटमेंट। अब ये फंड फ्लो स्टेटमेंट मैंने आपको पिछली वीडियोस में फंड फ्लो स्टेटमेंट क्या है, इसका यूज क्या है, किस तरीके से प्रिपेयर होता है, क्या क्या इसमें बनाना है, यानी कि इसमें तीन चीजें बनवाई थी मैंने मेन। तो एक तो शेड्यूल, एक फंड फ्लो स्टेटमेंट और एक एडजस्टेड पीएल। देखिए फेयर वर्क में दो चीजें हैं और ये हमें वर्किंग नोट में बनाना होता है। वर्किंग नोट में इससे ज्यादा भी हमें बनाने पड़ सकते हैं, डिपेंड करता है इंफॉर्मेशन। यदि हमें ज्यादा से ज्यादा एडजस्टमेंट दिए हैं और वो एडजस्टमेंट ऐसी हैं कि उस पर हमें कुछ अकाउंट, कुछ कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, तो उसके लिए भी हम डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के वर्किंग नोट प्रिपेयर करते हैं। तो जब कोई बड़ा क्वेश्चन होता है, लेंथी क्वेश्चन होता है, तो वर्किंग नोट भी बड़े होते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, हमें क्वेश्चन की पूरी स्ट्रेंथ पता होनी चाहिए, क्वेश्चन पर पूरी कमांड हमें पता होनी चाहिए। सबसे पहले पूरा क्वेश्चन आप एक बार पढ़ें, वो हमसे डिमांड क्या कर रहा है, कौन कौन सी एडजस्टमेंट है, और कंपलसरी हमें दो तो बनाने ही पड़ेंगे, एक तो शेड्यूल और एक फंड फ्लो स्टेटमेंट। ठीक है, इसके बाद आप वर्किंग नोट बनाकर बाकी सारे अकाउंट्स को प्रिपेयर करेंगे। तो आज मैं जो आपके लिए एक न्यूमेरिकल ले रहा हूं, इस न्यूमेरिकल के थ्रू आपको कुछ और खास चीजें मैं पढ़ाऊंगा। जैसे पिछली वीडियो में मैंने आपको कुछ बताया था, अब उसमें कुछ और खास टॉपिक सेम ही होते हैं। देखिए क्वेश्चंस की जितने ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज्यादा हमें टॉपिक पर नॉलेज होगी। फंड फ्लो सिंपल टॉपिक नहीं है, स्पेसिफिक टॉपिक है, नॉलेज वाला टॉपिक है। तो स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल कि क्या कह रहा है इस न्यूमेरिकल में। तो आइए, इस क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है फ्रॉम द फॉलोइंग कंपैरेटिव बैलेंस शीट ऑफ संजीव लिमिटेड। संजीव लिमिटेड प्रिपेयर ए स्टेटमेंट शोइंग एप्लीकेशन एंड सोर्स ऑफ फंड ड्यूरिंग द ईयर 2015 कि 2015 की डिटेल आपको दी हुई है। 2 सालों की कंपैरेटिव बैलेंस शीट आपके सामने मेंशन की गई है। और इस बैलेंस शीट को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसके अंदर हमारे पास इक्विटी, लायबिलिटी यानी शेयर होल्डर फंड दिया हुआ है। शेयर होल्डर फंड में इस बार 2 तरह की कैपिटल है, इक्विटी भी है और प्रेफरेंस भी है। इसके बाद हमारे पास रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व एंड सरप्लस में 2 चीजें हैं, स्टेटमेंट ऑफ पीएल और डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर। इसके बाद है नॉन करंट लायबिलिटी, जिसमें हमारे पास है डिबेंचर। करंट लायबिलिटीज में है 3 चीजें, क्रेडिटर, बीपी और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट। तीनों ही करंट लायबिलिटी के पार्ट हैं भी। इसके बाद असेट्स में मेरे पास 2 असेट्स हैं, नॉन करंट असेट्स। नॉन करंट असेट्स में 2 हैं, फिक्स असेट्स लेस डेप्रिसिएशन यानी डेप्रिसिएशन काट कर, दूसरा है इन्वेस्टमेंट, और फिर है करंट असेट्स, स्टॉक, डेटर और कैश। सही है। तो सबसे पहला काम क्या है हमारा, ये जो मैंने आपको बताया था, सबसे पहला काम हमारा है कि हमें शेड्यूल बनाना है। तो जब हमें शेड्यूल बनाना है तो शेड्यूल में कौन कौन सी प्रॉब्लम हमारे सामने आने वाली है, तो पहले हम देख लें करंट असेट्स और करंट लायबिलिटी। सबसे पहले इनको बाहर निकालकर हम एक शेड्यूल तैयार कर रहे हैं। अब इस क्वेश्चन में एक स्पेसिफिक पॉइंट और दिया हुआ है। अब जनरल तो हम ऐसे ही करते हैं, जैसे मैंने आपको बताया आपको ऐसे क्वेश्चन करने हैं, लेकिन फिर भी एक बार एडजस्टमेंट पर हमें निगाह डाल लेनी चाहिए, क्योंकि थोड़ा सा देखने पर हमें इस क्वेश्चन के अंदर खास बात क्या है कि एक करंट असेट से रिलेटेड एडजस्टमेंट दी हुई है। देखिए अब तक नॉर्मली क्वेश्चनों में करंट असेट्स की एडजस्टमेंट नहीं होती थी। करंट असेट्स या करंट लायबिलिटी की यदि कोई एडजस्टमेंट दी हुई है तो आपको उस पर फोकस करना होगा। तो क्वेश्चन मैंने तो पहले से पढ़ा हुआ है, आपके सामने है, आप भी पढ़ सकते हैं, 2-3 बार ध्यान देंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो इसमें एक एडजस्टमेंट दी हुई है ई पॉइंट में, बिल्कुल लास्ट वाली, स्टॉक विच वाज वैल्यूड, ध्यान देना, जिसकी कीमत 1,80,000 रुपए वैल्यूड की गई थी 31 दिसंबर 2014 में, वाज रिटन टू इट्स कॉस्ट ₹2 लाख। देखिए एक्चुअल में उसकी कॉस्ट हमें 2 लाख रुपए लिखनी है, जबकि लिखी हुई है कितनी, 1,80,000 रुपए। तो डिफरेंस हो गया ना। तो हमें स्टॉक की वैल्यू 1,80,000 की बजाय 2 लाख रुपए लिखनी है। तो जो हमारा असेट्स है उसमें जो वैल्यू 1,80 की जगह कितनी लिखनी है, 2 लाख रुपए, तो वो तो मैं वहां लिख दूंगा। लेकिन अगर एक एडजस्टमेंट को मैं बैलेंस शीट में फीड कर रहा हूं, किसी एक जगह फीड कर रहा हूं, तो आंसर मैच नहीं करेगा।
तो आंसर मैच करने के लिए हमें उसमें उसको दूसरी जगह फीड करना पड़ेगा, और वो जो दूसरी जगह होती है वो है मेरे पास एडजस्टेड पीएल अकाउंट। एडजस्टेड पीएल अकाउंट, अब आप देखिए ये मुझे प्रॉफिट हो रहा है या मुझे लॉस हुआ है। तो ध्यान से देखिए, ये मुझे 20,000 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, क्योंकि 1,80,000 रुपए के स्टॉक को मुझे 2 लाख रुपए लिखना है, 2 लाख रुपए लिखना है। तो शेड्यूल में बनाऊंगा ही बनाऊंगा, लेकिन इसके साथ साथ ये जो 20,000 रुपए का मुझे प्रॉफिट हो रहा है, इसे मैं पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट या एडजस्टेड पीएल अकाउंट के क्रेडिट साइड में एप्रिसिएशन इन वैल्यू ऑफ स्टॉक 20,000 रुपए यहां लिखूंगा, और अब मैं तैयार करूंगा अपनी शेड्यूल। तो शेड्यूल में क्या है मेरे पास, 3 लायबिलिटी 3 असेट्स, इनकी वैल्यू में फटाफट लिखना शुरू करता हूं और आपको ये समझ में आ जाएगा। देखिए करंट असेट्स में है मेरे पास डेटर स्टॉक कैश, लायबिलिटी में क्रेडिटर बीपी और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। इनकी वैल्यूज आप लिख लीजिए। डेटर 2014 में थे 60 के, 2015 में है 160 के। स्टॉक 2014 में था 1,80,000, लेकिन 20,000 रुपए हमें प्लस करने थे, 2 लाख रुपए, और करंट ईयर 2015 में भी इसकी वैल्यू है 2 लाख रुपए। कैश पहले नहीं था और अब है 15,000 रुपए। इसका टोटल ले लिया मैंने प्रीवियस ईयर की करंट असेट्स का 2,60,000 रुपए, करंट ईयर की असेट्स का 3,75,000 रुपए। अब आ जाते हैं करंट लायबिलिटी में। करंट लायबिलिटी में है मेरे पास क्रेडिटर पहले थे 40,000 रुपए के, अब बढ़कर हो गए 90,000 रुपए के। बिल्स पेबल पहले थे 30,000 रुपए के, बढ़कर हो गए 55,000 रुपए के। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट पहले 10,000 के थे, बढ़कर हो गए 15,000 रुपए। हमने करंट लायबिलिटी का टोटल ले लिया है 80,000 रुपए, इसका टोटल ले लिया है 1,60,000 रुपए। हमने कहा था कि जो करंट असेट्स है ए में से बी को माइनस करें तो निकल कर आएगा वर्किंग कैपिटल। तो देखिए इनका टोटल था 260, इसका टोटल है 80, तो 2,60,000 में से 80,000 माइनस करे तो वर्किंग कैपिटल आ गई 1,80,000 रुपए प्रीवियस ईयर में। जबकि करंट ईयर में है 3,75,000 रुपए, और इसका टोटल है 1,60,000 रुपए। तो 3,75,000 में से 1,60,000 रुपए को माइनस कर दीजिए, और माइनस करके आ गया 2,15,000 रुपए वर्किंग कैपिटल। अब चेक कीजिए वर्किंग कैपिटल की क्या पोजीशन है। वर्किंग कैपिटल पहले थी 1,80,000 रुपए, जो बढ़कर हो गई 2,15,000 रुपए, यानी कि वर्किंग कैपिटल बढ़ गई है मेरी 35,000 रुपए, यानी इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल। तो वर्किंग कैपिटल इंक्रीज हो गई, टोटल 215 है ये मेरा। अब ये एक साइड से मैंने सॉल्व किया, अब इस साइड से इंक्रीज और डिक्रीज के कॉलम को हम सॉल्व करेंगे। 60 से 160 यानी 1 लाख रुपए वैल्यू बढ़ गई, 2 लाख से 2 लाख ये नील, इसमें कोई चेंज नहीं आया है आपका, और इसके अंदर 15,000 रुपए बढ़ गए हैं। जबकि लायबिलिटी में आपको उल्टा लेना है, 40 से 90 हो गई, 50,000 इंक्रीज, लेकिन लिखने हैं डिक्रीज में। 30 से 55 25,000 बढ़ गए, लेकिन लिखने हैं डिक्रीज में। 10 से 15 5,000 इंक्रीज हुए, लेकिन लिखने हैं डिक्रीज में। तो ये देखिए इंक्रीज का टोटल है 115 और डिक्रीज का टोटल है हमारे पास 80,000। तो 80,000 माइनस कर दिए तो 35,000 रुपए इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल। इधर से भी कर ली, इधर से भी कर ली, और हमें ये मैच हो गई। हमें क्या हो गई, मैच। और ये वर्किंग कैपिटल इंक्रीज है, डिक्रीज होती तो इधर, और इंक्रीज होगी तो इधर। इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल हाथ के हाथ लिख दीजिए। यानी कि अब हमारा शेड्यूल से रिलेटेड पॉइंट समाप्त हो चुका है, ई एडजस्टमेंट भी कंप्लीट हो चुकी है। अब हम इसके आगे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन में, हमारे पास फर्दर इंफॉर्मेशन है और इंफॉर्मेशन वाइज हम क्वेश्चन को कर लेते हैं। तो फर्दर इंफॉर्मेशन है कि एक मशीन जिसकी कॉस्ट 70,000 रुपए की थी, जिस पर 40,000 रुपए बुक वैल्यू है, और उसे हमने 25 में सेल कर दिया। ठीक है, इस एडजस्टमेंट को मशीन में डालेंगे। मशीन के पॉइंट जब होगा तो एक काम करते हैं, लायबिलिटी साइड से एक एक टर्म उठाते हैं और उनकी एडजस्टमेंट उठाते हैं। तो सबसे पहले है मेरे पास शेयर कैपिटल, पहले 3 लाख रुपए की थी, अब 3,50,000 रुपए की। पहले 3 लाख की थी, अब 3,50,000 रुपए की है। 50,000 रुपए की शेयर कैपिटल बढ़ गई, और शेयर कैपिटल बढ़ जाती है तो सोर्स ऑफ फंड यानी इशू ऑफ शेयर में हम इसे 50,000 रुपए को लिख देंगे। क्लियर हो गया हमारा कंसेप्ट। अब इसके बाद नेक्स्ट
नेक्स्ट में मुझसे कह रहा है प्रेफरेंस शेयर कैपिटल पहले 2 लाख रुपए की थी और अब रह गई 1 लाख रुपए की, यानी कि हमने रिडेम्पशन कर दिया। क्या कर दिया? रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। पहले 2 लाख के थे, अब 1 लाख के, 1 लाख कम हो गए। लेकिन इसके अंदर एक एडजस्टमेंट दी हुई है, मैंने आपसे कहा एडजस्टमेंट को सबसे पहले पढ़ लेना चाहिए। बी पॉइंट में है कि प्रेफरेंस शेयर्स को रिडीम किया गया है 5% एक्स्ट्रा पर, 5% प्रीमियम पर, यानी कि आप जो 1 लाख रुपए पे कर रहे हैं उसमें 5000 आपको एक्स्ट्रा पे करने हैं, यानी कि आपको जो पे करने हैं वो 1 लाख रुपए नहीं करने हैं बल्कि 1,05,000 रुपए पे करने हैं। तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का जो रिडेम्पशन है वो अब लिखा जाएगा 1,05,000 रुपए। तो प्रेफरेंस शेयर का रिडेम्पशन हो गया 1,05,000 रुपए, और 5,000 रुपए का जो हमें लॉस हुआ, जो आपने पीएल से चार्ज किया होगा, वो हम वापस एडजस्टेड पीएल अकाउंट में डाल देंगे। प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। प्रीमियम ध्यान से देख लीजिए, रिडेम्पशन पर प्रीमियम और इशू पर डिस्काउंट, ये लॉस होता है। जब मैं इशू कर रहा हूं और पैसे कम ले रहा हूं तो लॉस, और लौटा रहा हूं ज्यादा तो मेरा लॉस, तभी यहां पर आएंगे। तो एक के 1,05,000 दिए और 5,000 रुपए का लॉस। इसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट को पढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में वो हमसे कह रहा है स्टेटमेंट ऑफ पीएल अकाउंट। तो स्टेटमेंट ऑफ पीएल अकाउंट को तो हम अपने पीएल अकाउंट में लेते हैं। पहले 1,10,000 रुपए, अब 2,70,000 रुपए। पहले 1,10,000 रुपए, अब 2,70,000 रुपए, ये वैल्यू मेरी आ चुकी है। इसके बाद दिया हुआ है डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर। पहले 10,000 रुपए का था, अब 5,000 रुपए का है, यानी 5,000 रुपए आपने इस साल राइट ऑफ किए हैं। ध्यान से देखना, ये ब्रैकेट में लिखे हुए हैं। ब्रैकेट में लिखे हुए हैं तो एक तरह से ये असेट्स का आइटम है। कहां का आइटम है? असेट्स का आइटम। तो असेट्स की तरह ट्रीट कर लीजिए कि ये हमारे कम हो रही हैं और असेट्स कम हो रही हैं तो पॉजिटिव होता है। तो इधर आ जाइए, हमारे पास डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर 5,000 रुपए। तो 5,000 रुपए का डिस्काउंट जो आपने पीएल से इस साल चार्ज किया होगा, जबकि मनी का आउटफ्लो नहीं हुआ, ये हमने वापस ऐड कर दिए हैं। क्वेश्चन में कंटिन्यू करते हैं। इसके बाद है डिबेंचर। पहले 1 लाख रुपए के थे, आज 2 लाख रुपए के हैं, यानी 1 लाख रुपए के डिबेंचर्स बढ़ गई। इशू किया होगा, पैसे कहां से आए, लोन कैसे बढ़ गया, तो 1 लाख रुपए का आपने लिया होगा लोन, यानी इशू ऑफ डिबेंचर। देख लीजिए, पैसा आ रहा है, शेयर्स इशू करा तो आया था हमारे पास, ऐसे ही डिबेंचर इशू किया तो पैसा आया। ध्यान से देखना कि लायबिलिटी साइड यदि बढ़ रही है, लायबिलिटी साइड यदि बढ़ रही है तो इसका प्लस पॉइंट होता है, फंड आ रहे होते हैं, फंड आ रहे होते हैं। बाकी इसका रिवर्स ले सकते हैं कि भाई लायबिलिटी बढ़ रही है तो फंड्स आ रहे हैं, लायबिलिटी घट रही है तो फंड्स जा रहे हैं। असेट्स बढ़ रही हैं तो फंड जा रहे हैं, घट रही हैं तो फंड आ रहे हैं। बिल्कुल ध्यान दीजिए, एक बार ध्यान दीजिए कि लायबिलिटी बढ़ रही है तो फंड आ रहे हैं। तो डिवेंचर बढ़ रहे थे तो फंड आ रहे हैं। इसके बाद करंट लायबिलिटीज हम पहले ही डाल चुके हैं, अब हमारे पास है असेट्स। अब असेट्स को हम अलग अलग बांट लेते हैं। करंट असेट्स हम पहले ही यूज कर चुके हैं, सीधा नॉन करंट असेट्स, जिससे हमारा जो साइकोलॉजिकल कंसेप्ट है वो अच्छा समझ में आए कि भाई करंट असेट्स तो डाल चुके, करंट लायबिलिटी पहले डाल चुके, है ना। नॉन करंट लायबिलिटी में डिवेंचर ही है। अब हमारे पास ऊपर क्या है, इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर और पीएल। तो फटाफट हमारे क्वेश्चन समझ में आने लगेगा। अब हमारे पास 2 पॉइंट हैं, एक फिक्स असेट्स और एक इन्वेस्टमेंट। फिक्स असेट्स के बारे में काफी सारी एडजस्टमेंट है, तो इसको सबसे अंत में सॉल्व करेंगे। अब हमारे पास है इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड कोई एडजस्टमेंट नहीं है क्वेश्चन में, तो जब नहीं है तो इसे सॉल्व कर लीजिए। पहले इन्वेस्टमेंट 30,000 रुपए का था, अब 80,000 रुपए का। असेट साइड में असेट्स बढ़ रही हैं तो बढ़ेंगी कैसे, आपने खरीदी होंगी, तो 30,000 की असेट्स 80 की हो गई, यानी 50,000 की आपने खरीद ली। परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट 50,000 रुपए, परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट 50,000 रुपए, 50,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट बढ़ गया है। यानी कि क्वेश्चन में अब मेरे पास केवल एक पॉइंट बचा है जिसका नाम है फिक्स्ड असेट्स। लेकिन ध्यान देना, इसके अंदर लिखा हुआ है फिक्स्ड असेट्स लेस डेप्रिसिएशन। अगर ये नहीं भी लिखा होता तब भी इसका मीनिंग यही होता, क्योंकि लायबिलिटी साइड में कोई डेप्रिसिएशन का प्रोविजन अकाउंट नहीं दिया हुआ है। तो इसका मतलब है कि डेप्रिसिएशन काट कर ही लिखा हुआ है, तो डेप्रिसिएशन कटा हुआ है और उसके बेस पर ही हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है।
देखिए पिछली वीडियो में मैंने जो आपको क्वेश्चन कराया था वो बुक वैल्यू मेथड से कराया था। बुक वैल्यू मेथड मतलब जो वैल्यू बैलेंस शीट में लिखी हुई थी उन्हीं का इस्तेमाल कराया था। लेकिन इस क्वेश्चन को मैं आपको कॉस्ट मेथड से कराऊंगा, और कॉस्ट मेथड का मतलब यह है कि डेप्रिसिएशन कटा हुआ नहीं है, लेकिन बैलेंस शीट में जो वैल्यू दी हुई है कि भाई 5,10,000 और 6,20,000, ये तो डेप्रिसिएशन काट कर लिखा हुआ होता है। तो इसके लिए नीचे एडजस्टमेंट दी हुई है डेप्रिसिएशन की कि पिछले साल का प्रोविजन कितना था, करंट ईयर का प्रोविजन कितना है, दोनों को जोड़कर, यानी कि करंट ईयर की वैल्यू में करंट ईयर का डेप्रिसिएशन, प्रीवियस ईयर की वैल्यू में प्रीवियस ईयर का डेप्रिसिएशन यदि मैं ऐड कर देता हूं तो मेरे पास कॉस्ट वैल्यू आ जाएगी। देखिए फिलहाल तो बुक वैल्यू है, बुक वैल्यू से मैंने पिछली वीडियो में आपको क्वेश्चन कराया, अब मैं आपको करा रहा हूं कॉस्ट वैल्यू से, जिससे कि दोनों तरीके से क्वेश्चन आपकी समझ में आ जाए, कोई भी पॉइंट छूटे ना आपसे, एक एक पॉइंट क्लियर हो। कितना ही घुमाए वो हमें एग्जाम में, हमें क्वेश्चन में हमें कंफ्यूज नहीं होना है, चाहे कॉस्ट मेथड हो चाहे बुक वैल्यू मेथड हो, दोनों से सॉल्व करते हैं। देखिए तो हमारे पास असेट्स पहले 5, 10 फिर 6, 20। अब इसके अंदर देखिए इसमें दिया हुआ है डी पॉइंट पे एडजस्टमेंट। कौन से पॉइंट पर है? डी पॉइंट पर एडजस्टमेंट है कि प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन पहले था 1.5 लाख रुपए का और अब है 1,90,000 रुपए का, यानी पहले प्रोविजन था 1,50,000 रुपए का और अब है 1,90,000 रुपए का। तो मैं प्रीवियस ईयर की वैल्यू को प्रीवियस ईयर में जोड़ दूंगा और करंट ईयर की वैल्यू को करंट ईयर में जोड़ दूंगा। तो प्रीवियस ईयर की वैल्यू कितनी है? 1,50, यानी कि ये जो यहाँ पर मैं वैल्यू लिखूंगा वो लिखूंगा 1,50,000 पुरानी वाली और नई असेट्स की वैल्यू, और क्लोजिंग में जो लिखूंगा वो लिखूंगा मैं डेप्रिसिएशन 1,90,000 रुपए, 1,90,000 रुपए प्लस जो वैल्यू हमें बुक में दी हुई है। कितनी वैल्यू दी हुई है बुक में? 5, 10 और 6, 20। तो यहां तो मैं ऐड करूंगा 5,10,000 रुपए और यहां मैं करूंगा 6,20,000 रुपए। आप चेक कर सकते हैं कि पहले 1.5 लाख और 5, 10 यानी कि 6,60,000 रुपए ओपनिंग वैल्यू, 1,90 और 6, 20 यानी टोटल 8,10,000 रुपए नई वैल्यू। तो नई वैल्यू और पुरानी वैल्यू दोनों को आपको फोकस करके चलना है। मैंने डेप्रिसिएशन वापस जोड़ दिया है, तो अब ये कॉस्ट मेथड हुआ। बुक वैल्यू मेथड था जिसमें कटी हुई वैल्यू ही यूज करते, डेप्रिसिएशन वापस नहीं जोड़ते, और अब हम कर रहे हैं कॉस्ट मेथड। एक बात और ध्यान दीजिए, जब कॉस्ट मेथड से करेंगे क्वेश्चन को तो फिर आपको प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट भी प्रिपेयर करना ही पड़ेगा। तो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में प्रिपेयर कर रहा हूं, ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट में और क्लोजिंग बैलेंस डेबिट में। कंफ्यूज तो नहीं हो रहे ना, क्योंकि असेट्स का अपोजिट है, असेट्स का ओपनिंग डेबिट में तो लायबिलिटी का ओपनिंग क्रेडिट में, इसका अपोजिट, ये ओपनिंग इधर है तो इसका ओपनिंग इधर होगा, क्लोजिंग इधर है तो क्लोजिंग इधर होगा। इस अकाउंट को बनाना बिल्कुल इजी होता है, इस पर पूरी तरह से अगर आप फोकस करें तो आपकी समझ में आएगा कि भाई ओपनिंग बैलेंस क्लोजिंग बैलेंस, इसमें दो चीजें और आती हैं, एक डेबिट में एक क्रेडिट में। डेबिट में आती है वो डेप्रिसिएशन जिस असेट्स को आप सेल कर रहे हैं, जिस असेट्स को आप सेल कर रहे हैं उस असेट्स पर अप टू डेट, यानी जब तक हमने सेल किया टोटल कितना डेप्रिसिएशन लगाया गया। ध्यान से देखना कि जब हम जिस असेट्स को हम सेल कर रहे हैं उस असेट्स पर आज तक टोटल कितना डेप्रिसिएशन लगाया गया, वो है यहां पर, ठीक है। और क्रेडिट साइड में जो वैल्यू आती है बाय डेप्रिसिएशन, कुछ लोग बाय पीएल से भी, तो एंट्री से कवर हो जाएगा। तो ये जो अमाउंट आती है ये वो अमाउंट है जो डेप्रिसिएशन इस साल, इस ईयर में असेट्स पर लगाया गया। ध्यान से देखिए, पहले हमारे पास 1,50,000 रुपए का डेप्रिसिएशन था जिसमें हमने इस साल कितना और डेप्रिसिएशन लगाया वो आ गया है, और जो असेट्स बेची उसका डेप्रिसिएशन उसी असेट्स के साथ चला गया है, और फिर कितना डेप्रिसिएशन मेरे पास बचा है, ये कैलकुलेशन। क्वेश्चन को पढ़ते हैं, आगे समझते हैं क्या क्या दिया हुआ है और फिर क्वेश्चन को कंप्लीट करते हैं। क्वेश्चन में उन्होंने हमसे क्या क्या दिया हुआ है फटाफट देखें। एक तो इन्होंने कहा है एक मशीन जिसकी कॉस्ट 70,000 रुपए है। अब यहां पर फोकस करना है आपको, जो फिक्स असेट्स अकाउंट है मेरा, क्या है, जो फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट में प्रिपेयर कर रहा हूं, इस असेट्स अकाउंट को हमने कॉस्ट मेथड से बनाया है। तो जिस
जितनी कॉस्ट की असेट्स आपने सेल की है उसकी टोटल वैल्यू आएगी जो इन तीन चीजों में इंक्लूड होगी। ठीक है, वो तीन चीज क्या है? जितने का मैंने सेल किया उस पर आज तक कितना डेप्रिसिएशन लगा, और तीसरा लॉस या प्रॉफिट। ठीक है मेरे बच्चा, तो यहां इन्होंने कहा कि 70,000 रुपए की कॉस्ट की मशीन, यानी कि इन तीन चीजों का टोटल 70,000 रुपए होना चाहिए, 70,000 रुपए होना चाहिए। लेकिन वो कह रहा है इस असेट्स की बुक वैल्यू 40, अब 70 की कॉस्ट और बुक वैल्यू 40, इसका मतलब ये है कि इस पर आज तक 30,000 रुपए का डेप्रिसिएशन लगाया जा चुका है। यानी कि जो डेप्रिसिएशन अकाउंट में बना रहा था उसका डेप्रिसिएशन मुझे मिल गया कि उस असेट्स पर मैंने कितना डेप्रिसिएशन लगाया। तो इस असेट्स का डेप्रिसिएशन मिल गया कि वो असेट्स जो कि 70 की थी वो 30,000 रुपए की घिस चुकी थी, अब वो 40 की बची जिसे मैंने 25 में बेचा। तो कितने में बेचा आपने? 25 में बेचा, जिस पर 30,000 का डेप्रिसिएशन लग चुका था। तो 70 की थी, 30 का डेप्रिसिएशन। तो यहां जो डेप्रिसिएशन आता है कॉस्ट मेथड में, डेप्रिसिएशन नहीं आता, ये वो डेप्रिसिएशन है, इसलिए इसका नाम प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन या एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन। जब खरीदी थी, खरीदने से आज तक अप टू डेट कितना डेप्रिसिएशन लगा है वो, क्योंकि यहां मुझे पूरी वैल्यू हटानी है। यदि बुक वैल्यू से बना रहा होता तो ये वाला डेप्रिसिएशन नहीं आता। ये तो आता कि भाई कितने की बेची और कितने का लॉस हुआ, 40 की थी 25 में बेची 15 का लॉस हुआ, ये तो आना है। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है कि ये नहीं आना है, ये तो आना है। बस जो डिफरेंस है वो ये है कि एक तो इन जो वैल्यू है ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस उसमें डेप्रिसिएशन जुड़ा हुआ है, और दूसरा जो डिफरेंस है वो यहां है कि यहां पर जो डेप्रिसिएशन अगर बुक वैल्यू मेथड से आता तो करंट ईयर का डेप्रिसिएशन आता, और अब आ रहा है तो केवल मशीन असेट्स जो सेल कर रहा हूं उसका डेप्रिसिएशन। यदि असेट्स सेल नहीं की तो ये डेप्रिसिएशन भी यहां नहीं आएगा। यानी कि जितना डेप्रिसिएशन मैं राइट ऑफ कर रहा हूं डेप्रिसिएशन अकाउंट से वो आ रहा है। तो आप ध्यान दे लीजिए, तीनों वैल्यूज हो गई है मेरे पास। अब इसका टोटल कर लीजिए। देखिए ये तो 70,000 है हमारे पास, और 8,10,000 रुपए बैलेंस, ये टोटल हो गया 8,80,000 रुपए, 8,80,000 रुपए। जबकि आपका बैलेंस है, मतलब जो ओपनिंग बैलेंस है वो 6,60,000 रुपए है। तो बाकी वैल्यू कहां से आई? यानी कि 2,20,000 रुपए की हमने असेट्स परचेज की। असेट्स परचेज की तो परचेज में आ जाइए, 2,20,000 रुपए की असेट्स खरीदी और इधर 25,000 रुपए की असेट्स बेची। दोनों कंडीशन देख लीजिए, सेल और परचेज। 25 की सेल की, 2,20,000 की खरीदी। तो खरीदी तो फंड्स गए, और परचेज की मतलब सेल की तो फंड्स आए, और परचेज की तो फंड्स गए। परचेज की थी 2,20,000 की तो फंड्स गए हैं 2,20,000, और सेल की थी 25 की तो फंड्स आए हैं 25,000। इसके अलावा अब क्या क्या था इसके अंदर? एक था लॉस, 15,000 रुपए का लॉस। और लॉस कहां आता है? एडजस्टेड पीएल में। तो ये आपको डालना है एडजस्टेड पीएल में, 15,000 रुपए का लॉस। जब तक आप फोकस नहीं करेंगे छोटी छोटी चीजों को हम नहीं डाल पाएंगे। भाई हमारे पास क्या क्या चीजें? असेट्स का सेल, परचेज, उस पर होने वाला लॉस और डेप्रिसिएशन। लॉस या प्रॉफिट, प्रॉफिट होता तो बाई साइड में आ जाता, लॉस है तो डेबिट साइड में आ जाता। ठीक है, ये सब चीजें मुझे लगातार सॉल्व करनी ही है, वरना हम समझ ही नहीं पाएंगे। हो गया। अब इसके अंदर हमारा फिक्स असेट्स अकाउंट तैयार हो चुका है, लेकिन अभी तक हमने डेप्रिसिएशन अकाउंट को बंद नहीं किया है। तो बंद कर दे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। तो इसे क्लोज करूं तो 150 है मेरे पास, 70,000 है, टोटल करा 220, 220 में से ये अमाउंट थी मेरे पास 30 और 90, 120 में भी 30 की अमाउंट थी ना, टोटल हो गया 220, 1,50,000 माइनस करे तो बैलेंस आ गया डेप्रिसिएशन जो इस साल लगाया गया 70। ध्यान से देखना, ये वो डेप्रिसिएशन है जो कि करंट ईयर में लगाया गया, ये वो डेप्रिसिएशन है जो फिक्स असेट्स के नाम से आया है, जो असेट्स बेची गई उस पर आज तक का टोटल डेप्रिसिएशन। तो ये 70,000 का जो आपने डेप्रिसिएशन लगाया है ये आ जाएगा हमारा वापस किसमें? देख लीजिए, चेक कर लीजिए,
डेप्रिसिएशन एडजस्टेड पीएल अकाउंट में, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन के नाम से। कोई कंफ्यूजन है तो स्टार्टिंग की वीडियो में मैंने आपको सारी बातें बताई हुई हैं कि कौन कौन सी चीजें कहां कहां आएंगी, तो कि अगर स्टार्टिंग से देखते हुए आएंगे तो हमें एकदम टॉपिक समझ में आएगा। इस टॉपिक की अधिकतर बातें हमारी समझ में आएंगी। पहला क्वेश्चन किया होगा थोड़ा कम समझ में आएगा, एक और करेंगे और अच्छा समझ में आएगा। तो जैसे जैसे करते जा रहे हैं हमें टॉपिक समझ में आता जा रहा है, क्योंकि हमारा माइंड मेकअप हो गया है कि भाई यहाँ लॉस आएगा, डेप्रिसिएशन आएगा, टैक्स का, डिविडेंड का कोई प्रोविजन आएगा तो आएगा। ठीक है, तो ये हमने अगर हम ध्यान दें तो बैलेंस शीट की सभी वैल्यूज कंप्लीट कर ली, पहली एडजस्टमेंट कंप्लीट कर ली, दूसरी एडजस्टमेंट कंप्लीट कर ली। अब हमारे पास बच रही है सी एडजस्टमेंट, क्योंकि डी भी कर ली और ई भी कर ली, केवल एक सी एडजस्टमेंट है। और सी एडजस्टमेंट में वो क्या कह रहा है, डिविडेंड एट द रेट ऑफ 15%, 15% डिविडेंड वाज पेड ऑन इक्विटी शेयर। डिविडेंड 15% दिया जा रहा है इक्विटी शेयर्स पर, और वो भी 2014। तो 2014 में जो हमारे पास वैल्यू थी वो 3 लाख रुपए थी। तो 3 लाख रुपए पर आपको 15% डिविडेंड देना है, तो 15% हो गया 45,000 रुपए। तो पहले प्रोविजन बनाइए और फिर पेड कीजिए, पेड आपको यहां मिलेगा 45,000 रुपए। दोनों पॉइंट्स देख लीजिए फोकस करते हुए कि कोई भी टैक्स या डिविडेंड, प्रोविजन एडजस्टेड पीएल में और पेमेंट एप्लीकेशन ऑफ फंड में, फंड फ्लो स्टेटमेंट का एप्लीकेशन ऑफ फंड, आउटफ्लो ऑफ फंड। ठीक है, फंड का मैंने मीनिंग बता दिया था, क्योंकि कई बार हम कैश फ्लो और फंड फ्लो में डिफरेंस नहीं कर पाते। कैश फ्लो में हर चीज का कन्वर्जन केवल कैश था, लेकिन फंड फ्लो में हर चीज का कन्वर्जन वर्किंग कैपिटल है, कि कोई भी चीज वर्किंग कैपिटल में कन्वर्ट हो रही है तो फिर वो हमारा पार्ट है हमारे पास एनालिसिस का। ठीक है, फंड्स का आना, फंड्स का जाना, यानी वर्किंग कैपिटल का बढ़ना, वर्किंग कैपिटल का घटना। सही है, तो जो उसका डिफरेंस है वो इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल यहां से निकल कर आ ही रहा है। ठीक है, तो मैच करना होता है ना दोनों साइड, कि भाई जितना आया उतना गया, वो दोनों इक्वल मैच कर गया हमारे पास। आइए, तो हमारे पास ये पूरा क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। आप देख सकते हैं शेड्यूल हमने पहले ही बना ली थी, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन हमने बना लिया। इसमें हमारे पास 3 चीजें हैं, एक चीज रह गई जो हमें यहां से तैयार होनी है, यानी कि इसका टोटल हम करेंगे सभी वैल्यूज का 4,10,000 रुपए। इसमें से हम ये 2 वैल्यू 1,10,000 और 20,000 माइनस करेंगे तो आएगा 2,80,000 रुपए। तो ये 2,80,000 इसी को निकालने के लिए तो पढ़े रहे हम, ये अकाउंट पढ़ क्यों रहे हम? इस अकाउंट को थोड़ी पूछा होता है एग्जाम में हमसे। ये तो वर्किंग नोट है, ये तो वर्किंग नोट है। इस वर्किंग नोट को क्यों बना रहे हैं? इस वर्किंग नोट को बनाने का पर्पस है फंड फ्रॉम ऑपरेशन को कैलकुलेट करना, और फंड फ्रॉम ऑपरेशन है हमारे पास 2,80,000 रुपए। 2,80,000 लिखते ही इधर की सारी वैल्यूज हो गई 4,55,000, इधर की सारी वैल्यू हो गई 4,55,000 रुपए। यानी इस तरीके से जो हमारा अकाउंट है वो पूरी तरह से सॉल्व हो गया। तो वीडियो को अगर आप 1 या 2 बार देख लेते हैं, रिवाइंड कर करके देख लेते हैं, 1-2 बार क्वेश्चन को बार-बार आप पढ़ लेते हैं, तो आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। और बेस्ट तरीका होता है कि वो क्वेश्चन है, क्वेश्चन का एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पूरे क्वेश्चन का आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए सॉल्यूशन का, तो इससे आपको ये जो क्वेश्चन है वो आसानी से आपका सॉल्व हो जाएगा। तो अब आपको मेरी वीडियो कैसी लगी? वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि मेरी जो नई वीडियोस हैं उनके नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलते रहें। थैंक यू, मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो।